चले जी, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। इलस्ट्रेटर की स्क्रीन आपके सामने है। जहाँ से हमने कल लास्ट क्लास को छोड़ा था वहीं से अब हम कंटिन्यू करेंगे। न्यू आर्टबोर्ड मैंने क्रिएट कर लिया 1000 बाय 1000 पिक्सल्स। ये बहुत सारे क्रिएट होगा, दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स 1। आर्टबोर्ड हमारे सामने क्रिएट हो चुका है। आज जो हम चीज़ें देखेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, और जो कल हमने चीज़ें छोड़ दी थी उन सब चीज़ों को भी आज कवर करेंगे। और लास्ट में एक और असाइनमेंट होगा जो आपने सबमिट करना होगा। और ईद की छुट्टियां भी आज हम लोग अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। हमने इसमें रीसाइजिंग देखा था, रोटेटिंग देखा था, रेडियस को चेंज करना देखा था, एक साइड से रीसाइजिंग देखी थी और कॉर्नर से रीसाइजिंग देखी थी। शिफ्ट के साथ भी देखी थी हमने कि शिफ्ट के साथ जब हम करते हैं तो ये इसका रेशो ख़राब नहीं होता और ये परफेक्टली रीसाइज होता है। अब हम इसमें एक और कमांड ऐड कर रहे हैं शिफ्ट के साथ। जब मैं शिफ्ट के साथ इसको साइज़ छोटा करता हूँ तो ये एक साइड से साइज़ छोटा हो रहा है। यानी कि अगर मैंने इसको अपने आर्टबोर्ड के इस कोने पर रखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ ये छोटा हो और बाकी दोनों जगह जो इसकी प्लेसमेंट है वो बाकी रहे, तो मैं इसको इस कॉर्नर से छोटा करना शुरू करूँगा। तो लेफ़्ट साइड पे ये अपनी जगह पे मौजूद है, बॉटम साइड पे भी ये अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन क्या हो कि मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ से इसका साइज़ छोटा करना चाहता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हो सकता है ये रेक्टेंगल मेरे पास कुछ इस तरह मौजूद हो। अब मैं चाहता हूँ ये चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाए। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस तरह से करूँगा, दूसरी साइड से ऐसे, और चारों तरफ से इस तरह थोड़ा थोड़ा कर लूँगा। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि किस तरफ से ज़्यादा हो गया और किस तरफ से कम हो गया। शिफ्ट के साथ मैं अगर करने की कोशिश करता हूँ तो ये दो साइड से तो कर रहा है लेकिन बाकी की दो साइड इसने छोड़ दी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मौजूद है शिफ्ट के साथ ऑल्ट का बटन। जब मैं शिफ्ट के साथ ऑल्ट का बटन भी साथ दबा देता हूँ कीबोर्ड में और फिर उसके बाद रिसाइज करता हूँ तो ये चारों तरफ से एक जैसा स्केल कर रहा है इसको। और ये देखें, अब ये हमारे पास चारों साइड से एक जैसा इसने स्केल कर दिया इसको। कॉर्नर वाले के अलावा भी अगर आप बीच वाले उससे भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन्स में शिफ्ट और ऑल्ट मैंने एक साथ दबाया हुआ है और उसके साथ मैं रीसाइजिंग कर रहा हूँ, यानी कि अपना माउस के क्लिक के साथ ड्रैग कर रहा हूँ तो साइज छोटा या बड़ा हो रहा है। शिफ्ट के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ रेशो वाला, यानी कि परफेक्ट डायमेंशन में रहते हुए हो रहा है। शिफ्ट ऑल के साथ डायमेंशंस भी परफेक्ट हैं और चारों साइड से छोटा हो रहा है। और अगर हम शिफ्ट को छोड़ दें, सिर्फ ऑल की को प्रेस करेंगे तो ये दो साइड से एक जैसा हो रहा है, आप देख सकते हैं। यानी कि अगर मुझे इसकी विड्थ को बढ़ाना है और दोनों साइड से बढ़ाना है तो मैं इस तरह बढ़ा सकता हूँ। हाइट को कम करना है और एक साइड से नहीं बल्कि दोनों साइड से कम करना है तो मैं ऑल्ट की को होल्ड कर लूँगा साथ में। तो इस तरह मैं दो जगह से एक साथ रिसाइज कर सकता हूँ इसको। और यहाँ हमारी रिसाइजिंग की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि हमने शिफ्ट के साथ देख लिया, शिफ्ट ऑल के साथ देख लिया, सिर्फ ऑल के साथ देख लिया, और फ्री ड्रैगिंग भी देख ली, यानी कि बगैर किसी बटन के इस तरह फ्री स्टाइल रिसाइज भी देख लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है ये चीज़ छोटी सी? चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो हमारे कुछ न्यू शेप टूल हैं। हमने रेक्टेंगल टूल देखा था अपने, इसमें एलिप्स टूल देखा था। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आ रहा है वो है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने टूल बार से। अब जब मैं इसको स्क्रीन पर ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास एक शेप बना रहा है। माउस का क्लिक मैंने करके रखा हुआ है और इसको अब मैंने छोड़ दिया। ये स्क्रीन पर मेरे सामने एक शेप बन गई जिसके 5 कॉर्नर्स हैं। तो इस शेप का नाम है पॉलीगॉन। मैं इसका कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ। पॉलीगॉन टूल्स के ये जो साइड्स हैं, अभी इस वक्त हमारे पास 5 साइड हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं।
अभी मैंने क्या किया था, पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट किया और स्क्रीन पर आकर ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट। तो ये इसने एक शेप बना दी डिफॉल्ट पे 5 कॉर्नर्स वाली। लेकिन अगर मैं इसके कॉर्नर्स को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट करूँगा और स्क्रीन पर ड्रैग नहीं करूँगा, बल्कि सिंपली एक लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। तो मेरे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिस पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कितनी साइड्स चाहिए। मैंने बोला मुझे 7 चाहिए। ओके किया। तो ये देखें, 7 इसके कॉर्नर्स वाला एक पॉलीगॉन, एक हेक्सागोन शायद इसको बोलते हैं, बल्कि वो 6 वाला होता है। अगर मैं इसकी साइड्स को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसकी साइज को बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। जितनी भी साइड में बढ़ाना चाहूँगा उतनी साइज इसकी 17 अगर हम कर देते हैं 7 की जगह। तो ये देखें, अब क्योंकि इतनी सारी साइड्स हैं इसकी, तो वो लग रहा है हमारे पास एक सर्कल की फॉर्म में। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल का बटन होल्ड करूंगा अपने, तो ये मुझे बता देगा कि यहाँ पे कितने सारे एंकर पॉइंट्स हैं। एंकर पॉइंट्स का मतलब जॉइंट्स, यानी कि उसकी साइड्स या कॉर्नर्स। पॉलीगॉन टूल में हम इस तरह से साइड्स को इंक्रीज कर सकते हैं कि सिंपली क्लिक किया और यहाँ पर अपनी साइड बता दी। लेकिन क्या हो कि अगर मैं ऑलरेडी एक शेप बना चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी शेप ड्रॉ ना करूँ बल्कि इसी की साइड्स बढ़ जाएं या कम हो जाएं। उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? तो अगर मैं अपने प्रॉपर्टी पैनल का जायज़ा लूँ तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। इसकी पोजीशन है, इसकी विड्थ और हाइट है, फ्लिप के ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी इसकी साइड का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो उसके लिए ये 3 डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसके ऊपर मैं माउस रखूंगा तो ये मुझे बताता है, ये इसका मतलब है मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शंस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें, अब ये मेरे सामने कुछ नए ऑप्शंस खुल गए जिनकी मदद से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अब यहाँ लिखा हुआ है 5। इसके ऊपर जब माउस रखूंगा तो ये मुझे खुद बता देगा कि ये क्या चीज़ है। पॉलीगॉन साइड काउंट, यानी कि ये इसकी साइड्स का काउंट है। अब इसकी साइड को इंक्रीज कर लेता हूँ। 6, 7, 8, 9, 10। जितनी ज़्यादा मैं साइड्स बढ़ाता जाऊंगा इसमें साइड्स इंक्रीज होती रहेंगी। और कम करना चाहूँगा तो ये देखें, 5, 4, 3। और यही हमारा सही तरीका है ट्राइंगल बनाने का। यानी कि लास्ट क्लास में हमने देखे थे, लास्ट की जो 2 क्लासेस थी, हमने उसमें क्या किया था कि एक रेक्टेंगल बनाया था और फिर उसका एक एंकर पॉइंट डिलीट कर दिया था। तो हमारे पास ये इस तरह का एक रेक्टेंगल बन गया था। लेकिन मैंने उस वक्त भी बताया था कि, सॉरी, ट्राइंगल बन गया था। तो ट्राइंगल बनाने का ये सही तरीका नहीं है, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। ट्राइंगल बनाने का सही तरीका ये है कि जो कि हमने पॉलीगॉन टूल की मदद से बनाया है। किस तरह? पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट किया, स्क्रीन पे क्लिक किया, साइड्स को 3 सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो ये हमारा एक ट्राइंगल सेलेक्ट हो गया, ड्रॉ हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलें, डन हो गया। इसकी मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो ख्याल रखने वाली है उस चीज़ को देख लेते हैं। ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया जब, उसके बाद अब मैं इसकी साइड्स को चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 6 रख लिया। अब मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? ये पॉलीगॉन का एंगल है, यानी अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये घूमना शुरू हो जाएगा। और वो बता रहा है कि ये कितने डिग्री पे घूम रहा है। यानी कि अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दूं तो ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ से भी हम रोटेट कर सकते हैं और इधर से भी रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ये इसके कॉर्नर का रेडियस है। यानी कि आप देखें, मैं इसको जैसे इंक्रीज करता जा रहा हूँ तो जो शेप थी वो गोल में कन्वर्ट होती जा रही है, यानी गोल होती जा रही है, रेडियस कम होता जा रहा है उसका। और अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो एक कॉर्नर्स वाली शेप बन गई। यहाँ से पकड़ के भी हम कर सकते हैं और मोर ऑप्शंस के अंदर जाके भी हम कर सकते हैं इस चीज़ को। मज़ीद जो चीज़ ध्यान में रखने की आपको, वो ये 2 चेक बॉक्सेस हैं।
जब भी आप इस पे काम करेंगे तो आपने ध्यान में रखना है कि ये दो चेक बॉक्सेस सेलेक्टेड हों, स्केल कॉर्नर्स, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट। अगर ये दो चेक बॉक्सेस सेलेक्ट नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास इस वक्त आर्टबोर्ड का साइज था 1000 बाय 1000 पिक्सल्स, और अब मेरे पास ये शेप थी जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो मैं चाहता था वही शेप मेरे पास बन गई है। लेकिन अगर किसी वजह से आर्टबोर्ड का साइज चेंज हो जाता है, या जो भी हमारा फाइनल ग्राफिक होगा उसका साइज चेंज हो जाता है, तो अगर इन दोनों बॉक्सेस पे चेक लगा हुआ है तो मैं इसके साइज को कितना भी छोटा कर लूँ या कितना भी बड़ा कर लूँ, इसके जो कॉर्नर्स हैं उसकी डायमेंशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि वो उतने ही गोल हैं जितना मैंने फर्स्ट टाइम रखा। और उसके बाद वो पूरा करने पे ये बिल्कुल गोल हो गया, क्योंकि इसने कॉर्नर्स को, वो जो रेडियस हमारा था, हमारा जो रेडियस था, रेडियस को स्केल नहीं किया बल्कि इसने शेप को स्केल कर दिया। ये देख सकते हैं आप। अगर मैं इस शेप को बड़ा करता जाऊंगा तो क्योंकि ये मेरे रेडियस को स्केल नहीं कर रहा, तो ये एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल, ये देखें, गोलाई बिल्कुल ही कम हो गई। और अगर मैं इसको मज़ीद स्केल करूंगा तो ये बिल्कुल शार्प हो जाएगा। ये देखें, नोके इसकी निकल आई। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इन दो चेक बॉक्सेस को इस्तेमाल करते हैं, स्केल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट। अब अगर मैं इस पे चेक लगा दूं और इस पे ना लगाऊं तो भी हमारे सामने यही प्रॉब्लम आएगी कि लेट से मेरे पास एक बॉक्स है, बॉक्स का मैंने स्ट्रोक दे दिया ऑरेंज कलर का, और इसका स्ट्रोक की विड्थ मैंने दे दी 30 पिक्सल। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ये वाला जो चेक है स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट, ये मेरे पास अनचेक हुआ हुआ है, यानी कि इस पर टिक नहीं लगा हुआ। अगर अब मैं इसको रिसाइज करता हूँ, छोटा करता हूँ, तो ये देखें, स्ट्रोक ही स्ट्रोक नज़र आ रहा है। इसने स्ट्रोक को रिसाइज नहीं किया ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से। और अगर मैं बड़ा कर दूंगा, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इसने स्ट्रोक को थिन कर दिया, यानी कि बारीक कर दिया। इसके बरक्स अगर मैं इन दोनों पे चेक लगा देता हूँ और अब रिसाइज करता हूँ, तो ये देखें, इसने उस शेप के हिसाब से इसके बॉर्डर को भी चेंज कर दिया, यानी कि उसका साइज भी चेंज कर दिया। इसलिए हमें ज़रूरत है कि इन दोनों पे चेक लगा हुआ हो, वरना जब भी आप साइज चेंज करेंगे आपकी शेप ख़राब हो जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? ठीक है। जिसका इंटरनेट वगैरह का कोई मसला था तो वो रिकॉर्डिंग में इसको अगेन देख सकते हैं। हमारे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हम इसको बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में नहीं जाएंगे। हाँ, हम क्लास को मुकम्मल करके सवाल जवाब के सेक्शन में रिपीट कर लेंगे, तो आप तब तक इंतज़ार कर लें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है स्टार टूल। पॉलीगॉन के फ़ौरन बाद ही है। स्टार टूल मैंने सेलेक्ट किया और इसको ड्रॉ करने का तरीका भी सेम पॉलीगॉन की तरह है कि मैंने टूल को सेलेक्ट किया और अपने स्क्रीन पर ड्रैग करना स्टार्ट किया। ये मेरे पास एक स्टार की शेप बन गई। दूसरा तरीका, मैंने टूल को यहाँ से सेलेक्ट किया और इसके बाद स्क्रीन पर सिंपली एक क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है आपको स्टार के कितने पॉइंट्स चाहिए। मैंने कहा 7। तो अब ये देखें, 7 पॉइंट वाला एक स्टार बन गया। इसी तरह अगर मुझे इसमें ज़्यादा चाहिए होंगी जो भी हमारी साइड्स हैं, तो मैं उसको यहाँ से बता सकता हूँ, 17। लेकिन स्टार टूल में आप स्टार बनाने के बाद साइड्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। जब मैं यहाँ मोर ऑप्शंस के अंदर आता हूँ तो यहाँ बाकी तमाम ऑप्शंस तो मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन
साइड का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो स्टार टूल यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि आपको कितनी साइड या कितनी कॉर्नर्स वाला स्टार रिक्वायर्ड है। अगेन इसको देख लेते हैं। सिंपली आपने जाना है, स्टार टूल को सेलेक्ट करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपनी जो साइड्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको डिफाइन करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ये आपका स्टार रेडी है। अगला टूल देख लेते हैं। स्टार टूल के नीचे ही है लाइन सेगमेंट टूल। ये बहुत सिंपल टूल है, सिंपली लाइन को ड्रॉ करने में काम आता है। मैंने लाइन सेगमेंट टूल को सेलेक्ट किया और स्क्रीन पर ड्रैग करना स्टार्ट किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, किसी भी पॉइंट की तरफ। इसकी जो थिकनेस है उसको चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली मेरे पास यहाँ स्ट्रोक की ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ से इसको ज़्यादा कर सकता हूँ, इसको कम कर सकता हूँ। दूसरी लाइन बना लेते हैं। ये दूसरी लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, इसकी थिकनेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मूव टूल लिया, इसकी थिकनेस को अगेन कम कर लेते हैं। तो ये देखें, ये दो लाइन मेरे पास क्रिएट हो गई हैं और ये शेप। शेप टूल में जितने भी हमारे शेप से रिलेटेड टूल्स थे, हमने उन तमाम को कवर कर लिया है। रेक्टेंगल टूल हो गया हमारा, एलिप्स टूल हो गया, इसके अलावा पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है और लाइन सेगमेंट टूल है। लाइन सेगमेंट टूल को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये आपने सिंपली सेलेक्ट करना है और स्क्रीन पे किसी भी तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर इसकी थिकनेस को चेंज करना है तो आप यहाँ स्ट्रोक की मदद से कर सकते हैं। ये इतना ही सिंपल है बस। आगे चलते हैं। पाथ फाइंडर के कुछ ऑप्शंस ऐसे थे कि जो हमने छोड़ दिए थे कल, यानी कि दो ऑप्शंस को हमने कवर कर, दो ऑप्शंस हमने छोड़ दिए थे। आज उनको देख लेते हैं। मैंने स्क्रीन पे एक शेप ड्रॉ कर ली, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ एक। ये दो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए, दो शेप्स मेरे पास बन गई। दोनों को मैंने जब सेलेक्ट किया तो मेरे पास प्रॉपर्टी पैनल में यहाँ पर पाथ फाइंडर के कुछ ऑप्शंस आ गए। तो अगेन इनको देख लेते हैं। फर्स्ट वाले से यूनाइट हो जाएगा, यानी कि दोनों शेप्स आपकी मर्ज हो जाएंगी। सेकंड वाले से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो ऊपर वाली आपकी शेप होगी, ये हिस्सा कट जाएगा नीचे वाली शेप में से। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट के बटन पे क्लिक किया, ये इस तरह से शेप बन गई। बाकी के दो ऑप्शंस क्या करते हैं, अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इस शेप को गौर से देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये शेप क्या कर रही है। ये इंटरसेक्ट है बेसिकली, यानी कि इन दो, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ना क्लियरली नज़र आ सके। ये देखें, इसमें येलो कलर के दो बॉक्सेस हैं मेरे पास जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। जब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक और नई शेप बन रही है जो इन दोनों के दरमियान है, यानी इन दोनों को मिला के ये वाली, ये नीली लाइंस आप देख सकते हैं। जब मैं इस तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये बाहर का एरिया डिलीट हो जाएगा, ये वाला एरिया भी डिलीट हो जाएगा और जो शेप मेरी बाकी रह जाएगी वो रह जाएगी ये सेंटर वाली। क्लिक किया तो ये देखें, आ रहा है समझ। ऑब्जेक्ट लॉकिंग को भी अभी हम चेक करते हैं। सिंपली इसके बाद लास्ट वाला है वो इसका उलट है, बिल्कुल इसका अपोजिट काम करता है। यानी कि ये जो दो ऑप्शंस हैं, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो उस एरिया को, इंटरसेक्शन वाले एरिया को छोड़ के बाकी को शेप में कन्वर्ट कर देगा। अब ये हमारी एक शेप बन गई है। पाथ फाइंडर के चारों ऑप्शन अच्छा, सबको क्लियर है। ये सवाल था इनका कि चांद कैसे बना सकते हैं, तो मैं इसी तरीके से इन्हें बना के दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो आप दोबारा ज्वाइन हो गए हमारे साथ, तो वो भी आप एक बार जो है वो दिखा दें इन्हें। जी ठीक है, चलें यहाँ तक सबको क्लियर है। चांद सिंपली आपने ये करना है कि आप सबसे पहले
अगर आप चांद सितारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप स्टार टूल से एक 5 कॉर्नर वाला स्टार सेलेक्ट कर लें और इसकी आउटलाइन को हम कर देते हैं खत्म। एलिप्स टूल आपने सेलेक्ट करना है, एल इसकी शॉर्ट की है, और शिफ्ट के साथ आपने इसको ड्रॉ करना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बने। ये एक सर्कल बन गया। इसकी कॉपी लें, कहीं भी ले लें स्क्रीन पे, इसका कलर चेंज कर लें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो कि किस तरह का चांद बनेगा, और इसके ऊपर रख दें। अब ये देखें, वो जो पीछे ग्रीन वाला एरिया है वो आपका चांद है। अब आपको अगर बारीक बनाना है तो आप इसको क्लोज कर लें इस तरह से, अगर आपको थिक बनाना है थोड़ा सा तो आप इस तरह से कर लें। बाद में इन दोनों को सेलेक्ट करें। अब क्योंकि येलो वाली शेप मेरी ऊपर है तो वो ग्रीन में से माइनस हो जाएगी। ये देखें, ये आपका चांद सितारा बन गया। ऑब्जेक्ट को लॉक कैसे करते हैं? लॉक और अनलॉक। अब इसको इस तरह देख लेते हैं कि मेरे पास, मैं एक बैकग्राउंड बनाना चाह रहा हूँ बेसिकली, और फिर उस बैकग्राउंड के बाद अपना जो भी काम है उसे कंटिन्यू करूँगा। तो अब मैंने बैकग्राउंड एक बना लिया यहाँ पे इस कलर का, और इसके आगे जब मैं काम करना शुरू करूँगा तो ये मुझे डिस्टर्ब करेगा, जब मैं दूसरी चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा तो ये मुझे डिस्टर्ब करेगा इस तरह से। तो इसको लॉक कर देंगे हम। लॉक करने के लिए जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+2। ऊपर जो कीबोर्ड में 1 2 3 आपके सामने लिखा हुआ है, Ctrl+2। Ctrl+2 जब आप प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगा। और अगर आपने वापस से अनलॉक करना है तो Ctrl+Alt+2, यानी कंट्रोल के साथ ऑल्ट की को भी आप मिला लेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ये मैंने Ctrl+2 से इसको लॉक किया। अब ये देखें, मैं स्क्रीन पे विंडो भी बनाऊंगा तो भी मेरे पास वो सेलेक्ट नहीं कर रहा उस ऑब्जेक्ट को, और जब मैं Ctrl+Alt+2 दबाऊंगा तो ये अनलॉक हो गया। अब मैं जब स्क्रीन पे विंडो बनाऊंगा तो ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद सिंपली एक और टूल है जिस टूल को शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो, मैं नहीं करता। उसका नाम है रोटेट टूल। यानी कि आपने इस टूल को सेलेक्ट करना है, अपनी ऑब्जेक्ट पर आना है और बस उसको घुमा देना है। तो इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इतनी लंबी कोई नहीं करता, बल्कि हम सिलेक्शन टूल की मदद से ही थोड़ा सा बाहर आके अपना रोटेट वाला काम कर लेते हैं। आगे चलते हैं। लाइन टूल हमने देख लिया, रोटेट टूल देख लिया, पाथ फाइंडर के सारे ऑप्शन देख लिए। नेक्स्ट जो दो चीज़ें हम देखने वाले हैं वो एक है ग्रेडियंट टूल और एक है अलाइनमेंट। सर ने शॉर्ट की इस चैट बॉक्स में टाइप कर दिए हैं, आप नोट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट अगेन मैंने एक स्क्रीन पर ड्रॉ किया है। अब इसके अंदर जो कलर है वो है सॉलिड कलर। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें सॉलिड कलर ना हो बल्कि एक ग्रेडियंट टाइप का कलर हो जाए। तो ग्रेडियंट कलर आपको पता है, दो कलर्स को जो सर की जो है दोबारा मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्शन का मसला आ चुका है। तो बहरहाल वापटा वाले और पीटीसीएल वाले टेलीकॉम जो हैं परी हमारी कंपनियां, वो हमारा भरपूर साथ दे रही हैं। तो इंशाल्लाह कोर्स आगे कंटिन्यू करेंगे हम। सर दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं हमें। तो आप, अच्छा सर, ग्रेडियंट टूल दोबारा रिपीट कर देंगे आप, क्योंकि वहाँ से आपकी स्क्रीन जो है वो स्टक हो गई थी। हाँ, अनम्यूट कर दें, एक मिनट। जी ठीक है। ग्रेडियंट टूल को मैं रिपीट कर देता हूँ अगेन स्टार्ट से।
अपना ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा मौजूद था, और इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो इस तरह से हो रहा होता है। तो अगर आपने इसको ग्रेडियंट में चेंज करना है तो यहाँ आप देखें कलर पैलेट के नीचे मिडल वाला ऑप्शन ग्रेडियंट, इसकी शॉर्ट की भी साथ बता रहा है, ग्रेटर देन का जो साइन है, इसको अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो ये ग्रेडियंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये ग्रेडियंट टूल में मैंने इसको ग्रेडियंट किया इसका कलर, तो मेरे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये वाला। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट की टाइप है, ये मेरा लीनियर ग्रेडियंट है, इसके बराबर में रेडियल है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये गोल वाला। और इसके बाद जो है मेरा फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है, यानी कि उस पर क्लिक करके मैं अपनी मर्जी से कोई भी कलर कहीं भी लगा सकता हूँ। उसमें कोई बाकायदा शेप नहीं है कि वो गोलाई में आ रही है या लंबाई में आ रही है या लाइनिंग में है, इसके ज़रिए मैं कहीं भी पॉइंट लगा सकता हूँ। तो फिलहाल हम जो देख रहे हैं लीनियर ग्रेडियंट को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एंगल का ऑप्शन मौजूद है, अगर मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ तो ये देखें, ग्रेडियंट टूल को हम डिस्कस कर रहे थे, लीनियर ग्रेडियंट हमने सेलेक्ट रखा और उसके बाद इसका एंगल चेंज कर लिया। एंगल यानी कि जो कलर्स हैं इसके वो किस साइड से अच्छा। किस तरफ मूव अच्छा, ये करेंगे। ना ग्रेडियंट जी टूल दोबारा आप स्टार्ट से जो बता दें। ठीक है, इस बार हम जरा इसको सर्कल में ट्राई कर लेते हैं। ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ किया है, अब इसको मुझे ग्रेडियंट कलर देना है। उसके लिए शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन की, और कलर पैलेट के नीचे सेकंड वाला ऑप्शन जो है ग्रेडियंट, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे सामने ग्रेडियंट कलर बन गया। अब मैं इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ, जो भी एंगल मुझे रखना हो। ये चेंज हो रहा है एंगल आपके सामने। मैं इसकी टाइप चेंज कर सकता हूँ, तीन तरह की टाइप है हमारे पास। उसके बाद मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ, यानी कि ब्लैक इस वक्त राइट साइड पे था, तो अगर मैं चाहता हूँ ब्लैक उधर चला जाए, वाइट इधर आ जाए, तो इस बटन से मैं इसको रिवर्स कर लूंगा। जैसे ही आप ग्रेडियंट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो आपने विंडो के अंदर यहाँ पर ऑप्शन होगा ग्रेडियंट का, ये रहा। ये देखें, ये इस वक्त मेरे पास नहीं आ रहा है, अब आ चुका है। अगर कोई भी पैनल आपके पास शो नहीं होता तो आप उसको विंडो के अंदर जाके ढूंढ सकते हैं, जैसे कि पाथ फाइंडर अलग से मौजूद है यहाँ पे। आगे चलते हैं। ग्रेडियंट के मुझे कलर्स को चेंज करना है, ये रही मेरी कलर बार। वाइट कलर है और ब्लैक कलर है, अब मुझे वाइट कलर को चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के काफ़ी तरीके हैं। मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया पहले, तो इसने बता दिया मुझे यहाँ पर फिल कलर के अंदर कि यहाँ जो कलर मौजूद था वो वाइट कलर था। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ऑरेंज कर लिया, ओके कर दिया, लेकिन ये ऑरेंज की जगह ग्रे हो गया। अगर मैं दूसरे वाले कलर को चेंज करने की कोशिश करता हूँ और मैं ग्रीन करने की कोशिश करता हूँ तो ये लाइट ग्रे हो गया। अब ये क्या प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कलर हो रहा है वो ग्रे स्केल के अंदर चेंज हो रहा है, यानी कि वो आरजीबी भी नहीं है। रिमेंबर हमने दो कलर मोड्स पढ़े थे आरजीबी सीएमवाई के, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक और रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी। लेकिन ये दोनों ही कलर मोड अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, बल्कि कोई तीसरा ही कलर मोड है। वो कहाँ से चेंज होगा और वो क्या कलर मोड है उसको चेक कर लेते हैं। ये जो ग्रेडियंट टूल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने था पैनल, इसके अंदर यहाँ पर मोर ऑप्शंस का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। इस वक्त मुझे ये मजीद ऑप्शंस नहीं दिखा रहा, वैसे ये नॉर्मली यहीं से दिखाता है, लेकिन अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये इसमें मजीद ऑप्शंस कहाँ से आ रहे हैं। और यहीं पर आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन जिसका होता है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल से उसको हमने बेसिकली कन्वर्ट करना होता है। मैं इसको अगेन डिलीट करके ड्रॉ करता हूँ। विंडो, वर्क स्पेस, रीसेट इसेंशियल्स।
मैंने एडिट किया ग्रेडियंट को, लेकिन इस वक्त भी कलर चेंज नहीं हुआ। लेट मी चेक कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये आ गया। ये आप देख सकते हैं ग्रे स्केल आपके सामने मौजूद है। ये 2020 वर्जन के अंदर शायद ग्रेडियंट में ही आपको मिल जाए, लेकिन जो वर्जन इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2022 यानी 2022 वाला, उसके अंदर ये कलर के अंदर मौजूद है। तो अगर आप नए पुराने वर्जन के अंदर इसको देखेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन होगा कलर से ही रिलेटेड। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक ग्रेडियंट के अंदर नहीं आ रहा तो आपके पास ये कलर के अंदर आ रहा होगा। अब ये कलर वाला डायलॉग बॉक्स में कैसे लेकर आया, सिंपली या तो आप विंडो के अंदर जाके लेकर आ सकते हैं इसको, ये रहा कलर। और इसको पॉपअप करने के कई सारे तरीके, जैसे मैंने यहाँ से जाके किया इसको। आपने सिंपल, अगर आपके पास कलर वाला डायलॉग नहीं हो रहा, पैनल शो नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ से हाइड और अनहाइड कर लेना है। और उसके बाद ये देखें, यहाँ मोर ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास। RGB, HSB, CMY के ग्रे स्केल, इस वक्त जो चेक है वो ग्रे स्केल है। मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा CMY के में, तो ये कलर मेरे पास वापस से आ गए। बाकी सारे पैनल्स को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि जिस पे मुझे काम करना है सिर्फ उसको अभी मैं विजिबल रखूंगा। ये चीज सबको समझ आ गई जो हम कलर वाला पैनल लेकर आए थे और वहां से हमने इसके कलर मोड को चेंज किया था। ग्रेटर देन की एम के बराबर में मौजूद है। एम की जो की है कीबोर्ड के अंदर, उसके बराबर में लेस देन और उसके बाद ग्रेटर देन। कलर हम चेंज कर रहे थे। दोबारा रिपीट कर दूं क्या चीज? ग्रेडियंट टूल। सिंपली ये जो कलर है, यहाँ से जब मैं फर्स्ट टाइम में इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा था, तो ये मेरे पास जो कलर्स हैं, कलर्स को अप्लाई नहीं कर रहा था, बल्कि ये ग्रे कलर्स को अप्लाई कर रहा था। तो वो जो इसका मोड था वो ग्रे स्केल हुआ हुआ था। ग्रे स्केल को मुझे चेंज करना था वापस से CMYK में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं विंडो के अंदर आया, कलर के अंदर ये वाला जो मेरा पैनल है अभी ये हाइड हुआ हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये पैनल मेरे पास विजिबल हो गया। इसके मोर ऑप्शंस के अंदर मैं आऊंगा और यहाँ से इसका कलर जो करना चाहूँ, ये देखें ग्रे स्केल ये हुआ हुआ था पहले, तो हमने इसको चेंज कर लिया। कभी कभार ये सेटिंग्स जो है चेंज हो जाती हैं, वो CMYK या RGB के बजाय ग्रे स्केल पे चला जाता है। तो आप यहाँ से कलर वाले पैनल से इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कलर हम चेंज कर रहे थे। तो ये हमारा एक पॉइंट है जिस पे मैंने पिंक कलर कर लिया है। ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट को डबल क्लिक किया अगर मैंने, तो ये मेरे पास ये देखें मजीद कलर्स आ गए। मैं इसको ब्लू कर सकता हूँ, येलो कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ। जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं से कलर पिक करना है, यानी मिसाल के तौर पे आपको कोई ग्रेडियंट देख कर बनाना है, तो उसके लिए आपके पास 2 से 3 कलर्स मौजूद होने चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं। अब इन 2 बॉक्सेस में एक का कलर मेरे पास लाइट ग्रीन है और दूसरे का कलर मेरे पास लाइट ब्लू है। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास कलर जो है वो मैंने खुद से बनाए हैं, लेकिन अगर आप किसी तस्वीर से कलर निकालना चाहें और उसके बाद अपने ग्रेडियंट में अप्लाई करना चाहें, तो उसका तरीक़ेकार भी सेम यही है कि आपने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेडियंट को सेलेक्ट करना है। ग्रेडियंट की टाइप जो भी हो, उसका एंगल आप जो रखना चाहें अपनी मर्जी से। उसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है, ये जो पॉइंट है कलर वाला सर्कल। अगर इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये
इसके प्री मेड कुछ कलर्स आ गए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक अपनी मर्जी का कोई कलर चाहिए तो उसके लिए आप ये करेंगे कि इसको क्लिक करेंगे पहले, और फिर ये देखें आई ड्रॉपर कलर पिकर का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर दिया, और उसके बाद जो कलर आपको चाहिए था आपने उस पर क्लिक कर दिया। दूसरे वाले पॉइंट को सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर को सेलेक्ट किया, दूसरे वाले कलर पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद आई ड्रॉपर को वापस से डीसिलेक्ट कर दिया। सिलेक्शन टूल लिया वापस, तो ये हम ग्रेडियंट वाली चीज़ से बाहर आ चुके हैं, और ये हमारे पास एक बॉक्स बन चुका है जिसके अंदर ग्रेडियंट कलर है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चलें, परफेक्ट हो गया। एक सवाल है गोल्डन कलर कैसे बनेगा। तो गोल्डन कलर के लिए डायरेक्ट कलर कोड्स मौजूद हैं, और वो 3-4 कलर्स मिला के बनता है। अगर हम छोटी सी उसकी कोशिश करना चाहें तो चेक कर लेते हैं। इस तरह का कुछ कलर होता है। अब ये देखें, मैंने 2 कलर्स के बजाय इसको 3 कलर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपका तकरीबन तकरीबन गोल्डन कलर। अब मैंने इसको 3 कलर कैसे किया? सिंपल, ये जो कलर बार मेरे पास आ रही है इसके दरमियान में मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखें प्लस का साइन कर्सर के साथ मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कलर ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये कलर ऐड हो गया। अभी फ़िलहाल मुझे गोल्डन कलर बनाना था, तो मैं इन 2 को डिलीट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा वालों को। और ये मेरे पास लाइट वाला कलर है, ये डार्क है, ये भी डार्क है। अब इसकी स्प्रेड को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये जो मेरे पास लाइट वाला कलर था ये कितनी दूर तक फैला हुआ है, वो ये ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसको इसके करीब करूँगा तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर देखें चेंज नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर नज़र आए, और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि बिल्कुल ही क्लियर नज़र आए। ये देखें ये कितनी, इसकी जो स्प्रेड है वो कितनी बारीक है। अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगी। प्लस का साइन उस वक्त नज़र आएगा जब आप इस बार के नीचे जो है अपने कर्सर को लेकर आएंगे। ये देखें अभी सिंपल मेरा माउस कर्सर जो नॉर्मली होता है वो है, इसको थोड़ा सा जैसे ही मैं नीचे करूंगा तो ये देखें प्लस का साइन आपको एरो के नीचे नज़र आ रहा है। ओपेसिटी के पी के ऊपर देखें। ग्रेडियंट टूल का सबको क्लियर है? इसी तरह मैं आपको ग्रेडियंट टाइप चेंज करके भी बता देता हूँ कि अभी तक हम जिन जो काम कर रहे थे वो उस पर कर रहे थे, लीनियर ग्रेडियंट के ऊपर। अगर इसको रेडियल में कन्वर्ट करें तो भी हम इस तरह बना सकते हैं। ये देखें अब ये रेडियल में बन गया। फ्री ट्रांसफॉर्म में 4 कलर हमारे पास आ गए। किसी भी जगह किसी भी तरह का कलर यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ से पिंक कलर कर लिया, ग्रीन कर लिया, इसको मैं येलो कर लेता हूँ, और ये हमारे पास 4th कलर है, इसको कुछ भी कर लेते हैं, ब्लू कर लिया। तो अब ये देखें ये भी एक खूबसूरत सा ग्रेडियंट हमारे पास तैयार हो चुका है। लास्ट हमारे पास जो चीज़ है देखने वाली वो है अलाइनमेंट। मैं अपने पैनल्स को क्लोज करके सारी शेप्स को डिलीट कर देता हूँ। अलाइनमेंट के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी पैनल के अंदर ही ऑप्शंस मौजूद हैं। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसको मैंने कलर कर लिया। अब ये देखें अलाइन, आपका प्रॉपर्टी जो पैनल्स हैं उसके अंदर ये अलाइन का टैब है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं। अब मैं अगर इसको लेफ़्ट अलाइन करता हूँ तो ये मेरे आर्टबोर्ड के साथ जाके लेफ़्ट पे चिपक जाता है, यानी कि इसके साथ लेफ़्ट अलाइन हो जाता है। सेंटर करूँगा तो ये सेंटर, राइट करूँगा तो राइट साइड पे। लेकिन ये तीनों बटन हॉरिजॉन्टल अलाइन के हैं और ये तीनों बटन वर्टिकल के हैं, यानी कि ये टॉप, मिडल, बॉटम। अगर मुझे दोनों तरफ से सेंटर सेंटर चाहिए, ये मैंने हॉरिजॉन्टल सेंटर किया, वर्टिकल सेंटर। इसी तरह आप जो अलाइनमेंट चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। मज़ीद अलाइनमेंट इस तरह से हो सकती है कि आपके पास 2 शेप्स हैं, आपने इन दोनों को सेलेक्ट किया और सेंटर का बटन दबा दिया।
तो अब ये बिल्कुल एक से आ गए। इसी तरह अगर आप वर्टिकल सेंटर करना चाहते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करें, वर्टिकल सेंटर दबा दें। अगर आपके पास विद हाइट इस तरह से है, अब आप चाहते हैं ये दोनों लेफ्ट अलाइन हो जाएं, तो आपस में आपने इनको सेलेक्ट किया और लेफ्ट दबा दिया। अगर राइट दबाएंगे तो राइट, सेंटर। लेकिन एक चीज़ नोट करिएगा कि जब मैंने इसको सेंटर किया तो ये दोनों शेप्स मेरे पास मूव हो रही हैं। क्या हो कि मैं चाहूँ कि मेरी ये शेप मूव ना करे, बल्कि ये खुद ब खुद उठ के इसके सेंटर में आ जाए इस तरह से। अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके सिंपली सेंटर दबाऊंगा तो अगेन मूव हो रही है मेरी टॉप वाली शेप भी। क्योंकि ये जो अलाइनमेंट ले रहा है ये आर्टबोर्ड से ले रहा है, मैं ऑब्जेक्ट से अलाइन भी कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसको बता देता हूँ कि आप शेप 1 हो, ये शेप 2 है। शेप 1 को मैं कह रहा हूँ कि आपने अलाइन होना है शेप 2 के विथ के साथ। तो उसके लिए तरीकाकार ये होगा, दोनों को सेलेक्ट किया और उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट से अलाइन करना है वो ऑब्जेक्ट पे सिंपली लेफ्ट क्लिक एक और बार कर दिया। जब लेफ्ट क्लिक किया तो ये देखें आप, ब्लू बॉर्डर थोड़ा सा थिक हो गया, इसका मतलब ये सेलेक्ट हो चुका है। और अब आप सेंटर क्लिक करें, लेफ्ट करें, राइट करें, तो मेरा टॉप वाला ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर मौजूद है जबकि नीचे वाला मूव कर रहा है। ये चीज सबको क्लियर है? तीन सर्कल मेरे पास मौजूद हैं, तीनों को मैंने इस तरह से वर्टिकल कर लिया और ये हॉरिजॉन्टल कर लिया। चले जी, हमारी आज की क्लास में जो टॉपिक्स थे वो यहीं तक थे। यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। और इसके साथ ही ईद की छुट्टियाँ वगैरह भी आज हम अनाउंस करेंगे। एक असाइनमेंट भी है जो कि आप ईद में यकीनन करेंगे, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ईद का असाइनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ही है। न्यू ग्रेडियंट अगर बनाया हो तो इसको कैसे सेव कर सकते हैं? ग्रेडियंट रीयूज करना यानी कि, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि जिस भी शेप के अंदर हमने अपना ग्रेडियंट एक बार बना लिया है, मिसाल के तौर पे ये ग्रेडियंट, तो इसको आप जो है ना अपने आर्टबोर्ड के बाहर रख लें। अगर आपको बार बार काम आ रहा है कि आपके पास तीन चार इस तरह की शेप्स हैं जिसके अंदर आप सेम ग्रेडियंट करना चाहते हैं, तो आप इसमें एक बार ग्रेडियंट बना के रखें और बाद में अपनी शेप्स के अंदर जो भी आपकी शेप है उसको आई ड्रॉपर टूल की मदद से चेंज करते रहें। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त इसका कलर यहाँ पे ग्रीन कलर मौजूद था मेरे ऑब्जेक्ट का। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो सिंपल वही हो जाए कि जो ग्रेडियंट मैंने फर्स्ट टाइम में बताया था इसको। तो मैं आई ड्रॉपर टूल आई से सेलेक्ट करूंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये ग्रेडियंट टूल मेरे पास आ गया। बाकी कस्टम ग्रेडियंट्स को किस तरह हम बना सकते हैं वो इंशाल्लाह हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कस्टम पैटर्न्स, कस्टम ग्रेडियंट्स, इन सब चीज़ों को हम कैसे बना सकते हैं। अलाइनमेंट की बाय डिफ़ॉल्ट कोई शॉर्ट कीज नहीं होती। अगर आप खुद से बनाना चाहें तो इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी आगे की चीज़ है, उसको भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। कल आवे से आपकी कोई क्लास नहीं है, अब ईद के बाद ही होंगी जो भी क्लास होंगी। आर्ट बोर्ड को जूम और जूम आउट सिंपल जेड के बटन से आप यूज़ करते हुए, मतलब ये देखें, और ऑल्ट का बटन के साथ अगर क्लिक करेंगे तो माइनस। इसके अलावा कीबोर्ड से अगर करना चाहें तो कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस। असाइनमेंट बता दें, असाइनमेंट मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे सामने मौजूद है डेस्कटॉप। असाइनमेंट में आपने ये बनाना है, इस गेम को तकरीबन सभी लोग जानते होंगे, सुपर मारियो। तरीकाकार मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, ओवरव्यू सिर्फ आपको दे सकता हूँ। ये बेसिकली तीन सर्कल है मेरे पास, ये रेक्टेंगल है जो मैंने ब्लॉक्स की शेप में अलाइन कर लिए हैं, ये भी तीन सर्कल हैं, ये एक रेक्टेंगल है जो
गोलाई में करके और इसको रोटेट करके लगा दिया है। इसके ऊपर ये 2 सर्कल हैं। क्लाउड के अंदर भी 3 एलिप्स हैं, यानी कि 3 सर्कल मौजूद हैं। और ये चांद अभी मैंने आपको बताया था बनाना, ये चांद उसी तरह से बना हुआ है। ये वाला चांद भी और ये वाला चांद भी। और उसके बाद ये जो मैंने क्लाउड बनाया था, उस क्लाउड के को सेलेक्ट किया और उस चांद को सेलेक्ट किया, और पाथ फाइंडर टूल से चांद वाला एरिया मैंने क्लाउड के अंदर से माइनस कर दिया। और उसके बाद ये सिंपली बॉक्स हैं, और इसके बाद ये चारों बॉक्स हैं। असाइनमेंट आपको पता चल चुका है, ये स्क्रीन आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, आपने बनाना है। बाकी ये जो सुपर मारियो ये पिक्चर है, ये मैंने बनाया नहीं है, बल्कि ये पिक्चर लगी हुई है, तो आप पिक्चर को यूज कर सकते हैं कोई भी। किसी और का कोई सवाल? स्ट्रोक कैसे रिमूव करते हैं? स्ट्रोक रिमूव करने का सिंपली तरीका वही है कि अगर आपके पास स्ट्रोक मौजूद है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करें, तो ये स्ट्रोक ऊपर आ गया। अगर आप फिल पे क्लिक करेंगे तो फिल ऊपर आएगा, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद ये नन का बटन आपने दबा देना, तो ये आपके पास स्ट्रोक गायब हो गया आपका। पिक्चर आप गूगल से ले सकते हैं मारियो की। मारियो अगर आप लिखेंगे गूगल पे, आप लिखेंगे मारियो पीएनजी, तो पीएनजी फॉर्म में आपकी तस्वीर आ जाएगी। वरना मैं ग्रुप में ही अपलोड कर दूंगा ये तस्वीर भी साथ, आप वहां से भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास का आपको सर सलमान बता देंगे। ये जो चिमनी है, चिमनी कुछ भी नहीं है, ये रेक्टेंगल्स हैं, डिफरेंट किस्म के रेक्टेंगल्स हैं। ये देखें, अगर मैं इसको अनग्रुप करूं, तो ये मेरा एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। बस इन दोनों पे स्ट्रोक है, बाकियों पे स्ट्रोक नहीं है। चिमनी भी सबको क्लियर है? सर बाकी छुट्टियों को अनाउंस कर दीजिएगा आप। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? पेज का जी साइज ये क्लियर। 1 by 1 ही है मेरे ख्याल से, 100 by 100 पिक्सल ऐसे ही है हसनैन भाई। पेज का साइज वैसे मैंने रैंडम ले लिया था, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये लैंडस्केप में मुझे भी इसका साइज हम चेक कर लेते हैं कि क्या है। इसकी विड्थ है 1029 और इसकी हाइट है 697। तो आप रैंडम कुछ भी बना सकते हैं। चलिए असाइनमेंट है आपकी, ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है तस्वीर, ये आपसे ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी। ये आपने बनानी है, आपने ये ग्रुप में भी सबमिट करवानी है और अपनी वॉल पे भी आपने शेयर करनी है। ठीक हो गया? तो बाकी छुट्टियां कितनी होनी चाहिए बता दें, आपको क्या छुट्टियां मेरे लगता है ख्याल में कितनी बस, छुट्टियां होनी चाहिए? मेरे ख्याल में हम अगले हफ्ते 2 क्लासेस लाजिम रख लेते हैं। सर वेडनेसडे तक, 4 days। जी, यानी कि वेडनेसडे थर्सडे को कर लेते हैं, 13 14 जुलाई। गवर्नमेंट वाली, गवर्नमेंट की कितनी छुट्टियां हैं? गवर्नमेंट से तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है, आप बताएं। गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से छुट्टियां ट्यूसडे तक हैं। ट्यूसडे तक है, ठीक है। तो वही वेडनेसडे थर्सडे हम रिज्यूम कर सकते हैं क्लासेस। हाँ चलें। जो है इंशाल्लाह अगली बुध वेडनेसडे इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी। तब तक आप सब ने ये असाइनमेंट जो है बनाकर सबमिट करवा देनी है। बल्कि इसके अलावा भी और कुछ अगर असाइनमेंट होंगी इससे रिलेटेड, तो वो तस्वीरें भी ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। या बल्कि ख़ुद अगर आप सर्च करके बना लें इस तरह की तस्वीरें वेक्टर ग्राफिक्स की गूगल से इधर उधर से, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बैकग्राउंड वाला कलर, बैकग्राउंड भी एक शेप ही है, रेक्टेंगल शेप है, उसके अंदर जो है वो आसमानी कलर दिया हुआ है, लाइट ब्लू। ऐसा ही है।
इसमें जो पूछने वाली चीज है उसमें से आप में से कोई भी वो मुझसे सवाल नहीं पूछ रहा, क्यों? मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद उसके बाद आप लोग मुझसे वो सवाल पूछें। अब समझ में आया क्या पूछना था? कि ये जो बाहर चीजें जा रही थी, ये मैं आर्टबोर्ड के अंदर मैंने इसको किस तरह से कैद कर दिया, इसको बाउंड किस तरह से कर दिया। क्लिपिंग मास्क, एग्जैक्टली। ये आपने गूगल से सर्च करना है कि क्लिपिंग मास्क किस तरह से कर सकते हैं, और अपना जो भी असाइनमेंट आप बनाएंगे उसको क्लिप मास्क करके लेकर आना है। अगर नेक्स्ट क्लास तक ये नहीं होता तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्लिप मास्क को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग गूगल से कोशिश करके इसको सर्च करके सीखें और फिर इम्प्लीमेंट भी करें। बहुत इजी है ये। मेरे ख्याल में सबके सवालात भी ख़त्म हो चुके हैं, तो क्लास को भी एंड कर देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम मिलते हैं ईद के बाद। तो सब ने अपनी दुआ में याद रखना है, गोश्त जो है वो आपने घर कम जमा करना है, क्योंकि लोड शेडिंग ज़्यादा है तो ख़राब होने का खदशा है। ठीक हो गया, बाकी दुआ में याद रखिएगा। जी, मुझे भिजवा सकते हैं वैसे गोश्त आप लोग। हाँ, जो कराची वाले हैं वो हसनैन भाई को भिजवा दें, जो मुल्तान वाले हैं वो मुझे भिजवा दें। डन हो गया। एक बार रिपीट कर दें, ये असाइनमेंट एक बार रिपीट कर दें सर। असाइनमेंट में आपने कुछ भी नहीं, सिंपल ये जो स्क्रीन आपके सामने मौजूद है इसी को रिपीट करना है, इसी को सेम बना लें, या अपने वे में आप इसको, आपकी क्रिएटिविटी जिस तरह आपको अलाउ करती है आप उसको चेंज कर लें। ये इस तरह से बना हुआ है कि ये देखें, ये बेसिकली ये 3 सर्कल हैं, और ये मून जो अभी मैंने आपको रिसेंटली बनाना सिखाया था ये वो है। मारियो पिक्चर है, तो आप पिक्चर गूगल से ले सकते हैं। ये एक रेक्टेंगल है जिसका रेडियस मैंने कम कर दिया है थोड़ा सा। ये मेरे पास 3 सर्कल मौजूद हैं, ये 3 सर्कल मौजूद हैं और इनको मैं इस दीवार के पीछे ले जा चुका हूँ। अब ये दीवार भी बेसिकली रेक्टेंगल्स ही हैं, ये ग्रुप हुए हैं, ये अनग्रुप हुए हैं। ये बॉक्सेस भी सिंपल रेक्टेंगल टूल हैं जो कि इस तरह से बने हुए हैं कि ये लाइट वाला है, ये डार्क वाला है, और ये 4 अलग अलग इस तरह से बने हुए हैं। इसका कलर तो चेंज कर दिया है। चिमनी है, चिमनी भी रेक्टेंगल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के रेक्टेंगल्स हैं। क्लियर है? यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने अभी तक पढ़ी ना हो या हमारी समझ से बाहर हो। बिल्कुल सिंपल शेप्स को यूज़ करते हुए ये स्क्रीन आपके सामने बनी हुई है। चलें, इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं हम ईद के बाद। तो जिसे कोई मसला हो वो रिकॉर्डिंग देख ले, और उसके बाद भी कोई मसला है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दिल बनाने की रिक्वेस्ट आ रही है बार बार, सर एक बार दिल भी बना कर दिखा दें। बकरे का, टूटा मगरमच्छ हुआ का, या गाय जोड़ा का, हुआ? ऊंट का, हर एक के दिल की शेप अलग होती है, तो कौन सा बनाना है वो बता दें। पिक्चर को जस्ट कॉपी करें और पेस्ट कर दें तो मेरे ख्याल से इलस्ट्रेटर में आ जाती है। जी, पिक्चर तरीका आप ड्रैग करवा सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बाकी हार्ट चेक कर लेते हैं। हार्ट, आपने एक इलिप्स टूल बनाया और इसके बाद एक और बना दिया। बहुत बेसिक वाला हार्ट बता रहा हूँ अभी मैं आपको। एक रेक्टेंगल बनाया और इसको रोटेट कर लिया। ये शेप्स वाली हमारी एक बाकायदा क्लास होगी कि जिसके अंदर हम शेप्स को बनाना सीखेंगे बेसिक शेप्स की मदद से। और उसमें हमारा जो चीज़ यूज होती है वो एंकर पॉइंट्स बेसिकली यूज होते हैं। ये एंकर पॉइंट्स इसके साथ जो हैंडल्स नज़र आ रहे हैं इनको यूज करते हुए हम बनाते हैं। ये आपका हार्ट तकरीबन तकरीबन बन चुका है। परफेक्टली एंगल्स के साथ हम इसको बनाना सीखेंगे
उसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली पेन टूल, और पेन टूल हमारे पास इलिस्ट्रेटर में इलिस्ट्रेटर की बैकबोन समझा जाता है। ये वैसे हार्ड नहीं, पान बन चुका है, पान के शौकीन हजरात के लिए। कलर आप खुद चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ये लें। भेजेंगे तो आप लोग मुझे मेरी बर्थडे पे ना। चले जी, सेशन को एंड करते हैं। मेरी बर्थडे 11 जुलाई को होती है। ईद आ रही है तो आपका एडवांस मुबारक हो बर्थडे भी। जी सर, बस गोश्त के साथ विश करें तो ज्यादा अच्छा है। ये भी है। चलें इंशाल्लाह, बाकी हम मिलते हैं ईद के बाद। हमें ईद के दें बाद। इजाज़त। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।